कैसा चल रहा है आप लोगों के फिजिक्स की तैयारी? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने किया है आप लोगों पे बहुत सारा मेहनत और लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट नंबर 46, मतलब 46वां सेट, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर करने के लिए भी यह सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होता है। और यह फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सीरीज के डेली सेट के सारे वीडियोस को बिल्कुल अंत तक देखते हैं, मतलब शुरू से अंत तक देखते हैं। और यह सीरीज आपके नॉलेज के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम सिलेबस के रिवीजन के लिए और उसके टेस्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यह सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों भाषाओं में मिल जाती है। और वैसे अगर आप इस सीरीज के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इस इंफॉर्मेशन को जल्दी से पढ़ लीजिए, आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। और पीछे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के लिए यहां राइट साइड कॉर्नर पे आपको एक आई बटन शो करेगा, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे बटन पे क्लिक कीजिएगा पूरा नीचे वीडियो का प्लेलिस्ट खुल जाएगा, फाइल खुल जाएगा और फाइल को खोल के आप पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, लेकिन इससे पहले वही सब बातें, शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। और जैसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में जो घंटी का आइकन आएगा उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। साथ साथ में आपको यही बता दें कि अगर आपके पास इंटरनेट का डाटा काफी कम है और ये सब क्वेश्चन को आप शब्द में पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक को, और शब्द में पढ़ने के लिए पूरा का पूरा वेबसाइट खुल जाएगा, ब्लॉग खुल जाएगा, वहां से पूरे के पूरे को शब्द में पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये है आज का सबसे पहला सवाल और क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इफ फेज डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड ईएमएफ मतलब वोल्टेज इज 5, देन वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज। अच्छा कह रहा है ना कि जो एसी करंट आई है, कह रहा है एसी करंट आई और उसका जो वोल्टेज भी है, इसके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 5 है, तो पावर फैक्टर कितना होगा? तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे क्लास में पढ़ते हैं उनको मैंने भली भांति बताया था कि अगर एसी नहीं बल्कि डीसी हो, मैं कह रहा हूं अगर एसी नहीं बल्कि डीसी हो तो पावर का वैल्यू होता है करंट इंटू वोल्टेज के बराबर। लेकिन अगर एसी हो, डीसी की जगह पर एसी हो, तब जो पावर आता है वो आ जाता है आई आरएमएस मतलब करंट इंटू वोल्टेज वी आरएमएस। लेकिन नहीं इतना ही नहीं, आई आरएमएस इंटू वी आरएमएस इंटू कॉस फाई के बराबर। मैं कह रहा हूं दोस्त कि अगर डीसी सर्किट हो तो पावर करंट इंटू वोल्टेज मिलता है, और जब आपका सर्किट एसी हो, एसी करंट हो, तब पावर करंट इंटू वोल्टेज इंटू कॉस फाई मिलता है। तो ये जो कॉस फाई होता है ना, इसी कॉस फाई को एसी करंट के लिए, एसी सर्किट के लिए कहा जाता है cos 5 को पावर फैक्टर। क्या कहा जाता है एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर, मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट, क्या कहा जाता है? पावर फैक्टर cos 5 को। इसलिए कहा जाता है इसे पावर फैक्टर की। देखिए ना, सोचिए ना, आप कुछ करंट बढ़ाइए, कुछ रखिए वोल्टेज, लेकिन आप ही सोचिए कि अगर इस फाई का वैल्यू मान लीजिए किसी न किसी वजह से 90 डिग्री हो गया, इस फाई का वैल्यू अंदर में जो कोण है फाई, इसका वैल्यू 90 हो गया, तो cos 5 हो जाएगा cos 90, और cos 90 होता है 0 ना, तो पूरा के पूरा पावर को 0 कर देगा ना। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पावर का वैल्यू करंट वोल्टेज पर तो ठीक है, साथ साथ में cos 5 पर भी निर्भर कर रहा है, इसीलिए cos 5 को कहा जाता है पावर फैक्टर। तो मेरे रेगुलर व्यूअर याद रखिएगा ना कि पावर फैक्टर किसको कहते हैं? तो cos 5 को कहते हैं पावर फैक्टर। यहां जो cos 5 है इसी को कहा जाता है पावर फैक्टर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन पे हर दिन आप लोगों के मजबूत बेस को बनाने के लिए, आप लोगों को बिल्कुल शेर के तरीका से मजबूत बनाने के लिए हम हर दिन पूछा करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल। और जो बच्चे सबसे पहले सही जवाब देते हैं उनका नाम भी बताते हैं। और पिछले सीरीज में सबसे पहले जो सही जवाब दिए वो लकी स्टूडेंट का नाम यहां पे आ रहा है आप लोगों के सामने, और वो ये हैं, चाहे वो लक्ष्मण कुमार हो, चाहे वो अल्ताफ हो, चाहे वो निक्की हो, चाहे वो अंकित हो, चाहे गोलू हो या फिर शिवानी हो, इन सभी ने सबसे पहले सही आंसर दिया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ऐसे पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए और हार्डवर्क कीजिए बाबू। आप सभी छुओं को कह रहे हैं बहुत हार्डवर्क कीजिए लाइफ में, रात दिन हार्डवर्क कीजिए, बात मत बनाइए, हार्डवर्क कीजिए। बात बनाने वालों को हमेशा जिंदगी में पिछड़ता है। और चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे कि आज का सवाल क्या। और मैं कह रहा हूं कि चाहे आप एक ही बताएं, 2 में बताएं, 5 में बताएं, 10 में बताएं, 20 में बताएं, लेकिन बताइए जरूर, क्योंकि ये मैं आप लोग के रिवीजन के लिए पूछता हूं। और आप लोग के सामने क्वेश्चन ऑफ द डे यहां पे आ गया, देख लीजिए आप लोग। जल्दी से वीडियो को रोककर पढ़िए और जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट में जाकर फटाफट
फटाफट फटाफट फटाफट बताना शुरू कीजिए। और मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट यूट्यूब पे बिल्कुल नए हैं, वो इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं, वो या तो यूट्यूब पे एमिंग हाई चैनल सर्च कीजिए, एमिंग हाई AIMINGHIGH, और सर्च करके जो सबसे पहले ऊपर चैनल आएगा उसको खोल करके अंदर जाइए और वहां होम वीडियो और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा फाइल बना हुआ है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, वहां से देख सकते हैं, या सारे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ में भाई 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 अगर सीखते हैं तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, लाइक कीजिए बिल्कुल, जो नीचे वीडियो के नीचे काला वाला बटन है उसे दबा के नीला कर दीजिए, और शेयर तो इतना रफ्तार से कीजिए ना, बंदूक के गोली के रफ्तार से धाड़ एक एक का स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि शक्ति स्टूडेंट शक्ति जिंदाबाद है। हाँ, ये कह कि मेरे वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ब्लॉग का लिंक, वहां से उसे देख सकते हैं, सारा क्वेश्चन वहां पे भी मिल जाएगा लिखा हुआ। और इस क्वेश्चन को अगर वर्ड में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने पहले ही बताया है। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैंने क्लास 10 के लिए चैनल बनाया है, 10th क्लास के लिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, और आशा करते हैं कि इतना देर में आप लोग क्वेश्चन डे का जरूर जवाब दे दिए होंगे। हम इसी पे वेट करते हैं, आप लोग के क्वेश्चन डे का बहुत बेसब्री से वेट करते हैं, क्योंकि जब कोई टीचर पढ़ाता है तो उसे आशा होता है कि मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा करेगा। आ गया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन एसी सर्किट फेज डिफरेंस between current and voltage is phi, then component of Bartlett's current is, अच्छा, in AC circuit phase difference current and voltage is phi, then component of Bartlett's current। तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है, इसी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। ऊपर पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका ये वोल्टेज है और आपका ये करंट है, सुनिएगा, ये वोल्टेज और ये करंट है, और आप ही सोचिए कि ये आपका फाई हो गया, फाई, तो बताइए तो पावर कितना होता है, पावर कितना मिलता है, भी मिलता है इंटू आई आरएमएस में, मैं कह रहा हूं भी आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस फाई। और मैंने अभी आपको बताया कि डीसी में जो पावर मिलता है वो भी गुना आई के बराबर होता है। आप लोग खुद देखिए, भी तो भी है, लेकिन आई का जो इधर कंपोनेंट मिलेगा, आप लोग कंपोनेंट तोड़ना जानते हो कि अगर ये करंट आई है और ये फाई कौन बना रहा है, तो इधर एंगल, इधर जो कंपोनेंट मिलेगा आई का, वो आई कॉस फाई मिलेगा। अगर हम वेक्टर के तरीके से ट्रीट करें तो आप लोग को नहीं लग रहा है ऐसा कि जो वोल्टेज मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आई कॉस फाई के कारण मिल रहा है, सॉरी, पावर जो मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आई कॉस फाई के कारण मिल रहा है। इसका एक और जो इधर कंपोनेंट आएगा आई साइन फाई, उसके कारण थोड़ा भी पावर नहीं मिल रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए ना कि पावर का वैल्यू होता है वोल्टेज भी गुना आई कॉस फाई, तो आई कॉस फाई से आई का कंपोनेंट ना इधर का हो गया आई कॉस फाई, आई साइन फाई के कारण कोई पावर नहीं मिल रहा है, इसलिए बार्टलेस करंट आई साइन फाई होता है। आप लोग याद रखिएगा, आई साइन फाई होता है बार्टलेस करंट का। वैसे तो इस वीडियो में शॉर्टकट तरीके से आप लोगों को डिटेल में समझाने का कोशिश करता हूं, शॉर्टकट तरीके से, आई मे बी कि आप लोग बढ़िया से नहीं पढ़े होंगे घर पे, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है कंपोनेंट, क्या होता है फेज, लेकिन थोड़ा भी बढ़िया से अगर पढ़े हैं तब तो आपके लिए एमिंग हाई चैनल बिल्कुल रसगुल्ला होगा, बिल्कुल जलेबी नहीं होगा, बिल्कुल रसगुल्ला होगा, रसमलाई होगा, बिल्कुल मतलब आनंद लगेगा पढ़ने में, लगेगा ना कि कुछ सीखे हैं, समझे हैं, अगर आप शुरू से वीडियो देखते हैं तो। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन पे कि तीसरा क्वेश्चन क्या है, नहीं है, और आप लोग के लिए कितना कमाल हो सकता है और आप लोग कितना इससे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके सामने आ गया थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन एलसीआर सर्किट, हाँ एलसीआर सर्किट में करंट इज, मतलब एलसीआर परिपथ में जो धारा होता है वो क्या होता है, और मेरे ख्याल से लैगिंग और लीडिंग के टर्म में ऑप्शन दिया है। लैगिंग मतलब आगे बढ़ना, लीडिंग माने पीछे घटना, और एलसीआर क्वेश्चन में दे दिया तीनों की तीनों, एल भी है, सी भी है, और भी है। तो डायग्राम बना दीजिए। लास्ट सीरीज में मैंने बताया था ना डायग्राम इस तरीके से बनाने के लिए, फेजर डायग्राम, कि ऊपर हो जाएगा किसका वोल्टेज, एल का, नीचे किसका वोल्टेज हो जाएगा, सी का, इधर वोल्टेज हो जाएगा रेजिस्टेंस का, इन तीन का, एल का, सी का और आर का। तो कह रहा है कि कौन लैगिंग होगा, वोल्टेज लैगिंग होगा, लीडिंग होगा। देखिए ये तो नहीं कह सकते हम ना, इसलिए नहीं कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते समझिएगा, कि अगर VL बड़ा होगा, VL मैं कह रहा हूं अगर VL बड़ा होगा तब तो इसका जो नेट आएगा, ये VL और VC, VL में से VC जाएगा तो ऊपर आ जाएगा नेट, क्योंकि VL बड़ा है VC से। मैं कह रहा हूं VL जब बड़ा रहेगा, इसके लॉन्ग जो वोल्टेज रहेगा L के लॉन्ग, वो कैपेसिटर के लॉन्ग वोल्टेज से बड़ा रहेगा तो ऊपर आ जाएगा, ये दोनों का नेट ऊपर आ जाएगा, इधर VR हो जाएगा, तो जो नेट आएगा वो कुछ ऐसे तिरछे आ जाएगा, मतलब इस समय तो लीडिंग कर जाएगा, इसमें जो वोल्टेज हो जाएगा वो लीडिंग कर जाएगा, इसमें वोल्टेज करंट के टर्म में। लेकिन अगर मान लीजिए कि VC बड़ा हो और VL छोटा हो, ये बड़ा हो और ये छोटा हो, तब तो ये दोनों का जो नेट है वो नीचे आएगा ना, उसमें ये लैगिंग ना कर जाएगा। मतलब लैगिंग लीडिंग कुछ भी हो सकता है, यहां पे लैगिंग लीडिंग कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, लैगिंग और लीडिंग फ्रॉम वोल्टेज डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे, कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नहीं है, और आप लोग के लिए कितना ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है, और अगर सीखने वाले तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही, सीखने वाले हैं तो। फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन एसी सर्किट
फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इज। अच्छा, ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन से भी रिलेट है और इसके बारे में मैंने लास्ट सीरीज में भी बताया है, तो आपको तो पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, हम बता देते ना बढ़िया से। देखिए अभी भी मैंने ऊपर बताया कि इधर किसका वोल्टेज होगा, वीआर का, और ऊपर किसका वोल्टेज होगा, ऊपर मैं कह रहा हूं ऊपर किसका वोल्टेज होगा, जल्दी बताइए एमिंग आई के स्टूडेंट। हाँ सही बताए, वीएल, एल का वोल्टेज। नीचे किसका होगा बताइए, कैपेसिटर का नीचे वोल्टेज होगा, नीचे कैपेसिटर का। तो मैंने बताया था ना सीरीज में कि आपको लास्ट सीरीज में कि जब रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा, उस अवस्था में ये दोनों बिल्कुल बराबर होगा, ये दोनों बिल्कुल बताइए। तो जब दोनों बराबर हो जाएगा, बिल्कुल जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा ना। जब दोनों बराबर होगा तो जब दोनों बराबर हो जाएगा, बैलेंस कर लेगा, दोनों तो खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसका रेजिस्टेंस बच जाएगा, रेजिस्टेंस का वोल्टेज बच जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसका वोल्टेज बच जाएगा, रेजिस्टेंस का वोल्टेज बच जाएगा। तो रेजिस्टेंस इधर और करंट तो इधर ही रहता है, करंट तो एक्स की तरफ रहता है ना, करंट भी इधर, तो रेजिस्टेंस भी इधर, रेजिस्टेंस का वोल्टेज भी इधर, करंट भी इधर, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री ना। और वही मान लीजिए ये और ये में कोई ज्यादा होता, मान लीजिए ऊपर वाला ज्यादा होता, नीचे वाला कम होता, तो नेट इधर आता, तो कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होता। लेकिन जब दोनों बराबर होगा, बराबर इसलिए होगा क्योंकि कह रहा अनुनाद की अवस्था में, इन द केस ऑफ रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के समय जब दोनों होता है तो दोनों आपस में बराबर होता है, VL और VC। मैंने पहले ही बताया कि रेजोनेंस के समय VL और VC बराबर होता है, और जब मेरे दोस्त दोनों बराबर हो जाता है तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, और सिर्फ वोल्टेज रेजिस्टेंस का बचेगा, और रेजिस्टेंस का वोल्टेज होता है एक्स की तरफ और करंट भी होता है एक्स की तरफ, इसलिए दोनों के बीच का जो एंगल हो गया, फेज डिफरेंस हो गया, वो 0। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है, नहीं है, और हम लोग उससे कितना सीखेंगे, कितना नहीं सीखेंगे। आपके सामने आ गया फिफ्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन एसी सर्किट ट्रू पावर एंड अपरेंट पावर आर पीटी एंड पीए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। देन पावर फैक्टर, अच्छा, ये ऊपर ही वाला क्वेश्चन पूछ दिया। पावर फैक्टर किसको बोलते हैं, कॉसेफाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। मेरे भाई हम बोलते हैं कि कॉसेफाई को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। तो कह रहा है ट्रू पावर और अपरेंट पावर ये है, तो कितना होगा शक्ति गुणांक पावर फैक्टर। तो देखिए पहले समझ लीजिए, पहले ट्रू पावर होता क्या है। ट्रू पावर जो आपको रियली में मिल रहा है, रियली में पावर आपको कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, VRMS, अभी बताएं, VRMS गुना IRMS, VRMS गुना IRMS इंटू cos फाई। और आपको साथ साथ में अपरेंट पावर कितना है, अपरेंट पावर की बात करें तो V गुना I, VRMS गुना IRMS। आपको यही नहीं लगता है कि पावर मिलना चाहिए V गुना I के बराबर, लेकिन मिलता नहीं है, कितना, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। तो ये हो गया आपका ट्रू पावर। और जो आपको लगता है कि मिलना चाहिए उसको बोलते हैं अपरेंट पावर। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो देखिए तो दोनों कट जाएगा और बचेगा कॉसेफाई पावर है फैक्टर ना। तो नहीं कह सकते कि कॉस फाई जो हो गया ट्रू पावर और अपरेंट पावर का रेशियो हो गया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए। वैसे थोड़ा भी ट्रू पावर अपरेंट पावर पढ़े तो समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आया तो एक चीज याद रखिएगा, बहुत बार आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, मैं कह रहा हूं एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है ना कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो यही बताना है क्या, कि जो पावर फैक्टर होता है वो ट्रू पावर और अपरेंट पावर। ट्रू पावर मतलब आपका हो गया क्या, परिपथ में यथार्थ पावर, और अपरेंट मतलब आभासी पावर। इन दोनों का रेशियो होता है, इन दोनों का अनुपात होता है। तो सही आंसर हो गया ए। थोड़ा ही बढ़िया से पढ़े होंगे तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है, नहीं है, और कितना कमाल का हो सकता है। लेकिन वही कहेंगे कि 10th वाले चैनल को सपोर्ट कीजिए, वेबसाइट ब्लॉग का लिंक नीचे है, उसे भी देखा कीजिए, और भाई लाइक शेयर तो किया कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा रहा है, इन LCR सर्किट लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स इन। LCR सर्किट मतलब एल भी है, मतलब इंडक्टर भी है, सी मतलब कैपेसिटर भी है, और आर मतलब रेजिस्टेंस भी है। देखिए इसके बारे में मैंने कभी ना कभी आप लोगों को बताया है कि जो एनर्जी का जो लॉस होता है, लॉस मतलब क्या होता है कि जब करंट बहता है ना तो करंट हीट में बदल के लॉस हो जाता है। करंट जब बहता है तार वगैरह तो गर्म होकर हीट में बदल के लॉस हो जाता है एनर्जी का। तो कह रहा है किसके कारण एनर्जी का लॉस होता है, किस चीज के कारण एनर्जी का लॉस होता है। तो मेरे दोस्त मैं बता दूं आपको कि एनर्जी का जो लॉस होता है ना वो सिर्फ रेजिस्टेंस के कारण होता है। किसके कारण, रेजिस्टेंस के कारण। ये सब एनर्जी का लॉस नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का अगर कोई लॉस करता है तो वो आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ही इलेक्ट्रिक करंट वाले एनर्जी को हीट में बदल के लॉस कर देता है। यानी इसका सही आंसर आप लोगों के लिए हो जाएगा बी, मतलब रजिस्टर जो है उसके कारण एनर्जी का लॉस होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नहीं है, और हम लोग उससे कितना सीखेंगे और आप लोग उससे कितना सीखेंगे। आपके सामने आ गया 7 क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इफ ए रजिस्टर ऑफ 50 ओम, ठीक है, इस कनेक्टेड विथ ऑसिलेटर ऑफ 15 वोल्ट। ध्यान से रखने दीजिए,
सिर्फ रजिस्टर ने दिया कि कुछ और दिया है? देखिए तो क्वेश्चन में इफ ए रजिस्टर, हाँ सिर्फ रजिस्टर दिया है। फिर कह रहा है इफ ऑसिलेटर आर सेटअप एट 50 हर्ट्ज, मतलब जो उसको पहले ऑसिलेटर को 50 हर्ट्ज पे सेटअप किए और उसके बाद 100 हर्ट्ज पे सेटअप किए, तो दोनों केस में जो करंट बहेगा उसका रेशियो कितना होगा? मतलब 50 हर्ट्ज पे जो करंट बहेगा और 100 हर्ट्ज पे जो करंट बहेगा उसका रेशियो कितना आएगा? मेरे भाई दोनों पे करंट सेम बहेगा, चाहे 50 हर्ट्ज हो चाहे 100 हर्ट्ज हो, करंट सेम बहेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आर है। अगर एल होता, अगर सी होता या तीनों के तीनों होता तब तो सोचना पड़ता। एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर मैं कह रहा हूं कि अगर एल ये मतलब कि इंडक्टर होता या कैपेसिटर होता, कोई भी होता, संधारित्र होता, कोई भी होता, तो उस समय आप लोगों को, हम लोगों को सोचना पड़ता कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन 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 सिर्फ रजिस्टर है ना, तो रजिस्टर पे करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए चाहे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो या 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो, दोनों समय करंट सेम मिलेगा। क्योंकि रजिस्टर से करंट आई बराबर क्या होता है? बी बाई आर, और बी बाई आर में आर हमेशा क्या होता है? सेम ना होता है, आर हमेशा क्या होता है? सेम होता है। वही अगर इंडक्टर होता तो आई बराबर वहां भी होता है वी बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को दिखाते हैं एक्सेल से, और एक्सेल का वैल्यू ओमेगा इंटू एल होता है, तो ओमेगा पे डिपेंड ना करता है, इंडक्टर के कारण करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टर के कारण फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए करंट सेम बहेगा, तो रेशियो हो जाएगा 1:1, 1:1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है नहीं है, और हम लोग कितना उससे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आ गया आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन का महानुभाव। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पावर फैक्टर ऑफ एलआर सर्किट ही, सिर्फ एल और आर हो, तो ये चुटपुंजिया क्वेश्चन हो गया। अभी ना मैंने बताया इधर आर हो जाएगा, इधर आर हो जाएगा। एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर यस सर, बोलिए यस सर, इधर आर होगा ना, इधर आर होगा ना रेजिस्टेंस में, और ऊपर किसका रेजिस्टेंस होता है? इंडक्टर का ना, मतलब ऊपर हो जाएगा एक्सएल। एक्सएल का वैल्यू कितना होता है? ओमेगा इंटू एल के बराबर, तो पावर फैक्टर कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को बताइए कि इधर एक्स एक्सिस की तरफ आर हो गया और ऊपर इंडक्टर का रेजिस्टेंस हो गया, तो नेट रेजिस्टेंस जो मिलेगा जेड इंपेडेंस, वो ऐसे मिलेगा जेड, और जेड की वैल्यू होगी किसके बराबर? तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस क्या? ओमेगा एल का होल स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया है। तो कह रहा है पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर किसको बोलते हैं? कॉस फाई को ना, और जहां फाई होता है फेज डिफरेंस, ये फाई हो गया आपका फेज डिफरेंस, तो कॉस फाई को बोलेंगे पावर फैक्टर। तो मेरे भाई बताइए तो एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर की कॉस फाई बराबर क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। अगर ये एंगल फाई है, ये फाई, तो ये जो आर है वो बेस का काम करेगा, और ये जेड है हाइपोटेनस का, और ये एक्सेल है वो काम करेगा परपेंडिकुलर का। लेकिन हम लोग को उतना जरूरत नहीं है। कॉस फाई बराबर क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया आर और कर्ण हो गया अंडर रूट, कितना अंडर रूट हो गया? सॉरी, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, यही ना हो गया कर्ण। जेड का वैल्यू जो मैंने निकाला ये जेड कर्ण मतलब हाइपोटेनस, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? बी हो जाएगा। थोड़ा भी बढ़िया से अपने सर से पढ़े हैं बहादुर, तो पढ़ा कीजिए, सीखा कीजिए, समझा कीजिए, और अपने टाइम अगर देते हैं किसी चीज पे तो अपने टैलेंट को निखारने पे टाइम दीजिए। टैलेंट निखरेगा ना तो आपका पूजा होगा, आगे जाइएगा, आपका नाम होगा, शोहरत मिलेगा, पैसा दौलत मिलेगा, सब चीज आपको मिलेगा। और टाइम पास का चीज करते तो फिर तो क्या कहें, फिर आपकी जिंदगी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है, जल्दी से वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए। कह रहा है हॉट वायर मीटर मेजर्स द, तो हॉट वायर जो मीटर होता है वो किसको नापेगा? करंट की आरएमएस वैल्यू को, औसत वर्ग जो मान होता है, औसत वर्ग वाला मान, उसको नापेगा। और चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एसी अक्रॉस अ रजिस्टर कैन बी मेजर्ड फ्रॉम। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस जो रजिस्टर के अक्रॉस होता है किसके द्वारा मापा जाएगा? तो हॉट वायर वोल्ट मीटर, ऊपर भी हॉट नीचे भी हॉट, तो सबके सब क्वेश्चन में हॉट है। आप लोग पूरा के पूरा रेगुलर व्यूअर ही हम लोग हॉट है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी आप लोगों से बात ज्यादा करने लगते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। हम लोग एक आदमी, हम लोग बिल्कुल एजुकेशन का सिस्टम बनाने के लिए बिल्कुल मतलब तैयार कर रहे हैं। और आप लोग जल्दी से क्वेश्चन डे का आंसर जरूर बताइए, नहीं बताएं तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई सुझाव है तो जरूर बताइए, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वेबसाइट को चेक किया कीजिए, पढ़ा लिखा कीजिए, सीखा कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जाते जाते यही कहेंगे कि हार्ड वर्क किया कीजिए।